जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग क्रमिक रूप से जो 4 इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें आप 4 जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं और उसके आस-पास जो इवेंट घूम रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो 4 इवेंट कौन है, आप जानते हैं? पहला तो ये है स्वदेशी मूवमेंट, जो 1905 में आया था, ठीक है? जो आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी हो गया। दूसरा आप पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन, जो आपका 1920 के आसपास में। उसके बाद सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम है ना, ये आपका 1930 के आसपास। एंड फाइनली है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब ये हो गया मेन इवेंट जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, जैसे आप जानते हैं। बट इन जो बड़ी घटनाएं हैं ना, उनके आसपास कुछ छोटी छोटी इवेंट्स भी हुए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। जैसे कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखेंगे तो आपका नेशनल स्कूल की फॉर्मेशन है। ये जो सिविल ये है क्या, सॉरी, स्वदेशी मूवमेंट है, उस टाइम कुछ स्वदेशी कंपनियां स्टार्ट हुई थी, है ना। तो इन सब से क्वेश्चन बनते रहता है, बट कहने का मतलब ये है कि इन्हीं के आसपास ही चीज़ें घूमते रहती हैं, ठीक है। एक आपका होम रूल मूवमेंट आएगा 1916 में, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, क्रमिक रूप से देखेंगे। तो कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग कंप्लीट कर लें अपना मॉडर्न इंडिया को, ताकि हम लोग दो चीज़ें पैरेलली चलाएंगे, जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये है कि जो लोग नए हैं उनके लिए ये जो पीडीएफ है, मैं सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसमें कंटेंट क्या-क्या पढ़ रहे हैं, इस वाले जो विषय सूची में, एक है आपका उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, है ना? अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे सौम्य तरीके से जो मॉडरेट लोग हैं या फिर नरमपंथी जो सेगमेंट है कांग्रेस का, वो अपनी डिमांड को रख रही थी और कुछ-कुछ डिमांड मानी भी जा रही थी। जैसे आपके काउंसिल का विस्तार है, ठीक है? बजट पे डिस्कशन भी हो रहा था, लेकिन व्यापक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, ठीक है? तो एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो गर्मपंथी कहलाए, ठीक है? उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है लॉर्ड कर्जन की तो जो 1905 के आसपास, आई थिंक 1898 से 1905 के बीच में जो आपके वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, उसकी क्या-क्या नीतियाँ थी जिन्होंने ये जो उग्र राष्ट्रवाद है उसको जन्म दिया, ठीक है? उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो फिर कैसे स्वदेशी आंदोलन ने उसका विरोध किया, है ना? और फिर पढ़ेंगे अपन नरमपंथी वर्सेस गरमपंथी, जो सूरत का अधिवेशन था उसमें दोनों ही जो पक्ष थे कैसे आमने-सामने आ गए। और ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ना आप, उसका इम्पैक्ट आपको, जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी दिखेगा, ठीक है? सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे और मुस्लिम लीग का गठन। तो इन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने लोग सॉरी, इसने, ब्रिटिश ने एक पैरेलल बॉडी खड़ा करने की कोशिश की अगेंस्ट किसके, आपकी कांग्रेस के, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के रूप में हुआ। और फिर कैसे हिंदी उर्दू विवाद सब शुरू हुआ, सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रवाद का विकास, तो इसका बैकग्राउंड क्या था, है ना? तो राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय ब्रिटिश सरकार से निराश हो गए थे। उन्होंने देखा कि कोई भी महत्वपूर्ण मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। वे राजनीतिक कार्रवाई के अधिक प्रभावी तरीकों को तलाशने लग गए हैं। वो लोग ऐसे तरीकों को तलाशने लग गए जो आपके पेटिशन और प्रोटेस्ट से कहीं ज़्यादा हो, मतलब थोड़े बहुत एग्रेसिव अपना फोकस करना चाह रहे थे, एग्रेसिव तरीके से अपनी डिमांड को रखना चाह रहे थे। यह भावना कि केवल एक भारतीय सरकार ही भारत को प्रगति के पथ पर ला सकती है, अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने लग गई। मतलब ये जो उग्र राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो नरमपंथी थे उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें थोड़ा ज़्यादा कंसेशन दो, भारतीयों को थोड़ा ज़्यादा प्रमुखता दो। लेकिन जो ये उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसमें मूल भावना ये थी कि भारत का विकास सिर्फ भारतीय लोग ही कर सकते हैं, है ना? और ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करी, उस टाइम की जनता थी, उनको ये भावना जो है अट्रैक्ट करी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए। और उसके अलावा क्या हुआ, 1890 के दशक की आर्थिक परेशानियों ने औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी चरित्र को और उजागर किया। तो कुछ इवेंट हुए थे जिन्होंने ये जो उग्र राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा दिया। जैसे कि 1896 से 1900 के बीच ना बहुत सारे अकाल पड़े, ठीक है? उसमें माना जाता है कि 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है? उस टाइम बीमारियाँ भी फैली थी प्लेग की। कहाँ पे? आपके सदर्न इंडिया में। तो सदर्न इंडिया मतलब दक्कन क्षेत्र में, महाराष्ट्र के आसपास, पुणे में, कि बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया, तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है? तो इन सब ये हो रहा था,
महामारी फैली हुई थी, उस टाइम ब्रिटिश लोग की जो स्कीम थी, पॉलिसी थी, नीति थी, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी, है ना? उन्होंने ना तो कोई सकारात्मक स्टेप उठाए, जिससे कहीं न कहीं उनके खिलाफ जो असंतोष है व्यापक होता गया। और क्या थी नीतियाँ, आपकी ब्रिटिश नीतियाँ? तो पहला तो ये है कि राष्ट्रवाद इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हो गए थे राष्ट्रवादी, कि भारतीयों को अधिक अधिकार देने के बजाय सरकार मौजूदा अधिकारों को भी छीन रही है। तो ऐसे क्या इवेंट थे? तो ये 1892 में एक इवेंट हुआ था कि भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना की गई, क्योंकि उन्हें संतुष्ट करने में विफल रही। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कोई बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं लाया, थोड़ा-सा विस्तार कर दिया, लेकिन बजट में ना तो वोट करने का उनको अधिकार था, जस्ट डिस्कस कर सकते थे। 1897 में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमे के निर्वासित किया गया और तिलक व अन्य को राजद्रोह के आरोप में कैद किया गया, है ना? आपने देखा कि कैसे इस टाइम जो नए राष्ट्रवादी शुरू हो रहे थे, उनको कहीं न कहीं सेडिशन के चार्जेस में कैद कर लिया जा रहा था, है ना? कोई प्रॉपर सबूत नहीं था, फिर भी उनके विरोध को दबाने के लिए। 1898 आईपीसी, ये देखिए ये धारा आप जानते हैं, शायद अभी नया जो आया है ना बीएनएस, उन सब में हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा 124 ए के तहत दमनकारी कानूनों को आईपीसी धारा 156 ए के तहत नए प्रावधानों के साथ और अधिक बढ़ाया गया। तो ये जो सेडिशन का चार्ज था वो तो जुड़ गया था, आपने फैराजी आंदोलन के टाइम देखा, लेकिन उसको और मजबूत किया गया 156 ए के तहत, है ना? नए प्रावधान जोड़े गए। 1899 में क्या हुआ? कलकत्ता निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। फिर से उनकी जो कलकत्ता तो ऐसे ही व्यापक तौर पे राष्ट्रवादी थे, ठीक है? तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कम करने के लिए जो कलकत्ता निगम है उसमें उनकी संख्या को कम कर दिया गया। तो ये जो दमनकारी नीतियाँ हैं उसका सार यही है कि उन्होंने कुछ ऐसी अ, अधिनियम लाए जो कि भारतीयों के अधिकार के विपरीत थे, जो उनको ऑलरेडी अधिकार प्राप्त थे भारतीयों को, जैसे कि आपका कलकत्ता निगम में उनकी जो संख्या थी, जहाँ पे वो व्यापक तौर पे अपना विरोध दिखा सकते थे, उसमें भारतीयों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है? और जो कुछ राष्ट्रवादी अपनी आवाज़ ऊँची कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए, ठीक है? जो आपकी गर्मपंथी विचारधारा है, उदय हुआ, उसका कारण क्या है? पहला था आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास। यह भावना प्रचलित होने लगी कि केवल जनता ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशाल बलिदान करने में सक्षम है, ठीक है? तो ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और इस कॉन्फिडेंस का कारण आपका ये भी था, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, उन सब के चलते उनका आत्मविश्वास बढ़ा। शिक्षा का विकास हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, उन्होंने अपने लिए तो शुरू किया था कि हम लोग बाबू वर्ग पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है, तो भारतीयों के लिए प्लस ये हो गया कि वेस्टर्न एजुकेशन से उनमें जागरूकता बढ़ी, ठीक है? और अपनी जो गरीब अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी मिली कि कैसे अंग्रेज़ों के चलते हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है? पश्चिमीकरण के प्रति प्रतिक्रिया, नए नेतृत्व ने अत्यधिक पश्चिमीकरण की पकड़ महसूस की और भारतीय राष्ट्रीय पहचान को दबाने के लिए औपनिवेशिक प्रयासों को भांप लिया। तो जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, मतलब वेस्टर्न संस्कृति को ज़्यादा प्रचलित किया जा रहा था और भारतीय संस्कृति का दमन किया जा रहा था, वो भी भारतीयों ने भांप लिया था। नरमपंथियों से असंतोष, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जो मैंने बोला था आपको कि युवा तत्वों ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों की आलोचना की, जिन्हें 3P जो मैंने कल बताया था, प्रार्थना, याचिका और विरोध के नाम से जाना जाता है। तो जो नरमपंथी के जो स्टाइल थे ना, प्रे, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, उसके टोटली मतलब उससे संतुष्ट नहीं थे नए वर्ग। उनका कहना था यार, अ, मतलब हम बस हाथ ही जोड़े पड़े हैं, हमारी डिमांड मानी नहीं जा रही है, टोटली डिपेंडेंट है उनकी इच्छा पे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ नए तरीके खोजने शुरू किए, ठीक है? जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान उग्रवादी विचारधारा को परिभाषित करता है? तो देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था आयातित वस्तुओं पर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देकर उनके उत्पाद को प्रोत्साहित करना। ये हो सकता है, ठीक है? तो चलिए पहले देख सकते हैं, हो सकता है, ठीक है? अभी इसको गलत नहीं माने हैं। दूसरा है याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के माध्यम के स्थान पर आक्रामक साधनों पर स्वशासन प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही लग रहा है ना? तो ये करते हैं। नेक्स्ट है देश की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, तो ये शांत तरीका लग रहा है ना? इसको भी, और ये भी एक्चुअली देखा जाए स्वदेशी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो कोई उग्र कंडीशन नहीं अपना रहे हैं। तीसरा है, चौथा है सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन
साम्राज्य के खिलाफ तख्ता पलट का आयोजन करना, ये भी नहीं था। मतलब उग्र थे बट इतने भी उग्र नहीं थे, है ना? तो जो उग्र विचारधारा था वो क्या था कि याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक साधनों का करके स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं पहला तो हमने देख लिया कि कैसे पॉलिसी चल रही थी, लेकिन उस टाइम जो वायसराय थे, कर्जन, उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, मतलब जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने भी ये उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो कौन-कौन सी नीतियाँ थी देखते हैं पहला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है ना, लॉर्ड कर्जन की जो भूमिका है उसको बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने सामान्य रूप से भारतीय चरित्र के बारे में अपमानजनक बातें कही और कई प्रशासनिक उपाय लागू किए जिन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रतिक्रियावादी स्वभाव को उजागर किया। उसका इसने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ किए, ऐसे फोरम में इसने भारतीयों को मतलब अपमानित किया कि उनको लगा कि भई हमें तो तुच्छ ही समझा जा रहा है। जैसे 1904 में क्या हुआ था, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया। मतलब प्रेस पे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए उसके जो राइट्स थे, उसको दबाया गया, ठीक है? इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, है ना? कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रेस है शासकीय सरकार आलोचना नहीं कर सकता, है ना? जैसे हमने पहले भी देखा। 1904 में क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकार के अधिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया, जिसे उन्होंने राजनीतिक क्रांतिकारियों का उत्पादन करने वाले कारखाने के रूप में वर्णित किया। देखिए, उस टाइम क्या हो रहा था ना, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी है कॉलेजों के माध्यम से उभर के आ रहे थे। अगर आपने देखा होगा द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, वहाँ पे भी आपने देखा था, राजगुरु और भगत सिंह ये सब वहाँ पे ही मिले थे, है ना? तो सुखदेव और भगत सिंह, तो अंग्रेज़ों को क्या लगने लग गया था उस टाइम कि ये जो विश्वविद्यालय है वो राजनीतिक क्रांतिकारी उत्पादन करने की फैक्ट्री है, वहीं से ही क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं। तो उनके सिलेबस को या फिर उनके जो प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया, जिसको कहलाया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है? तो बहुत सारी पॉलिसी लाई जो हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के द्वारा एजुकेशन का कैसे विकास किया गया, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि इन्होंने बदलाव किए, जिससे ज़्यादा कंट्रोल हुआ, है ना? अगर यूनिवर्सिटी को आप फ्रीडम दोगे तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से करिकुलम डिसाइड करेगा, किस टाइप की पढ़ाई होगी, किस टाइप के टीचर होंगे, है ना? स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो सब। लेकिन अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगी, कहीं न कहीं सप्रेस करने की कोशिश करेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, है ना? तो वही चीज़ हुआ। फिर जो सबसे बड़ा इवेंट कर्जन के टाइम में माना जाता है वो है 1905 का बंगाल विभाजन, जिसे ब्रिटिश शासन के विभाजनकारी इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। जो भारतीय मानते थे ना कि ये हमें सिर्फ तोड़ने के लिए आए हैं, तो जब बंगाल का विभाजन किया तो वो समझ गए भारतीय कि फूट डालो और राज करो की नीति पे ही काम करना चाहती है सरकार। एकजुट बंगाल शक्ति ये एक्चुअली रिसले, जो उस टाइम भारत सरकार के गृह सचिव थे, उसने स्टेटमेंट दिया था कि एकजुट बंगाल शक्ति है, विभाजित बंगाल कई अलग-अलग दिशाओं में खींचेगा, यही कांग्रेस नेता महसूस करते हैं। उनकी आशंकाएँ पूरी तरीके से सही हैं और वे इस योजना के महान गुणों में से एक है। इस योजना में हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक विभाजित करना और इस प्रकार हमारे शासन के विरोधियों के एक ठोस समूह को कमज़ोर करना, है ना? जैसे बोलते हैं ना, यूनिटी में ही शक्ति है। तो ये चाह रहे थे कि बंगाल का विभाजन कर देंगे तो क्या होगा, जो वहाँ पे क्रांतिकारी आवाज़ उठाई जा रही है, उन सब का दमन हो जाएगा, ठीक है? और हमारा जो शासन है वो चलता रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए एक मतलब जो रीज़न था बंगाल का विभाजन का, ये था कि वहाँ पे जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, उसका दमन करना, बहुत सारे जो लीडर हैं वहीं से आ रहे थे, ठीक है? उनको कमज़ोर करना, ठीक है? और ये क्वेश्चन इस साल के मेंस में भी आया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, देखिएगा। तो सबसे पहले तो डेट याद रखेंगे ना, जिनको डेट से आपत्ति हो याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था विभाजन। तो विभाजन तो कर दिया, मतलब जो बंगाल था उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है? इधर पश्चिम, तभी ये हमारा वेस्टर्न बंगाल कहलाता है, क्योंकि इधर को जो बांग्लादेश का पार्ट हो गया वो होता था ईस्टर्न बंगाल, है ना? तो वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड कर दिया था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था। ये तो सरकारी स्पष्टीकरण क्या है? तो तो ब्रिटिश का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था जिसे प्रशासनिक कार्य का प्रबंधन करना कठिन हो गया था, ठीक है? लेकिन राष्ट्रवादी इस बात से सहमत नहीं थे।
उनका कहना था कि फूट डालो और राज करो की नीति है अंग्रेजों की, क्योंकि कलकत्ता राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र है। दूसरा, धार्मिक और भाषाई आधार पर सीमा का निर्धारण इन्होंने क्या किया था, एक साइड में जो मुस्लिम लोग थे, जो उर्दू भाषी थे, उनको अलग कर दिया था, और एक साइड क्या थे, हिंदू बंगला भाषी जो थे वो अलग कर दिया, है ना। तो उन्होंने वही बोला कि धार्मिक और भाषाई आधार पर सीमा का निर्धारण किया। मतलब दोनों साइड भी मुस्लिम और हिंदू थे, बट एक साइड में हिंदू माइनॉरिटी हो जा रहा था, एक साइड मुस्लिम माइनॉरिटी, है ना। जैसे इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी थे, और यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा क्या है। तीसरा का जो दृष्टिकोण था वो था कि यदि प्रशासन की सुगमता ही एकमात्र कारण था, तो पंजाब, बॉम्बे और मद्रास का विभाजन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो भी तो इक्वली बड़े थे, है ना। तो राष्ट्रवादी ने ये आर्ग्यूमेंट दिए कि ये जो आपकी बातें हैं कि प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फालतू बातें हैं। अगर ऐसा करना होता तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आप डिवाइड कर सकते थे। उसके बाद एक प्रश्न आया था, ये बट इसका सीधा आंसर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 किस लिए जाना जाता है। तो डायरेक्ट आंसर है इसमें बंगाल का विभाजन, याद रखेंगे, ठीक। अब ये देखिए क्या प्रोविजन थे, बंगाल को जो बांटा गया था उसमें प्रोविजन कैसा था। तो पहला तो जो पॉलिसी थी वो थी फूट डालो और राज करो की नीति। तो भाषा के आधार पर डिवाइड किया, बंगालियों को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना दिया गया, क्योंकि नए प्रस्ताव में मूल बंगाल में 17 मिलियन बंगाली और 37 मिलियन हिंदी और उड़िया भाषी लोग रहने लग गए, है ना। जो वेस्टर्न पार्ट था, जैसे यहाँ पे उड़ीसा, तो हिंदी बोलने वाले 37 मिलियन, उड़िया बोलने मतलब ये 17 मिलियन बंगाली हो गए और 37 मिलियन हिंदी प्लस उड़िया। तो कहीं ना कहीं बंगाली जो है वो आपके अल्पसंख्यक हो गए, है ना। धर्म के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया, पश्चिमी हिस्सा, मतलब मान लो जैसे ये बंगाल है, जस्ट उदाहरण के लिए, वेस्टर्न पार्ट ये है, पश्चिमी हिस्सा ये है आपका ईस्टर्न पार्ट। तो पश्चिमी हिस्सा हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया। कुल 54 मिलियन में से 42 मिलियन, है ना। तो इधर 42 मिलियन हिंदू हैं, ठीक है। और पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था, जहाँ पे 18 मिलियन मुस्लिम थे, किसमें, आउट ऑफ 31, ठीक है। तो इधर आपका हिंदू बहुल हो गया वेस्टर्न बंगाल, जहाँ पे आपके उड़िया, हिंदी, बंगाली बोलने वाले थे। और यहाँ पे आपके क्या हो गए, मुस्लिम बहुल हो गया, क्योंकि 18 मिलियन आउट ऑफ 31 मिलियन कौन थे, मुस्लिम थे। तो ये फैक्ट आपको लिखना था इस बार के एग्जाम में कि कैसे इन्होंने फूट डालो और शासन करो, या फिर कैसे बंटवारे की नीति अपनाई, है ना। तो भाषा के आधार पे हुआ, तो जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे बंगाली जो थे वो आपके अल्पसंख्यक बन गए, है ना। 17 मिलियन हो गए, 37 मिलियन आपके उड़िया या फिर हिंदी बोलते थे। और धर्म के आधार पे एक साइड में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गया वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। सीमांकन का प्रभाव क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम धर्म के संदर्भ में निवासियों के बीच विभाजन पैदा हुआ। हिंदी, उड़िया और बंगाली भाषा आबादी के भीतर विभाजन पैदा हुआ, जैसे हमने देखा। संयोजन से विखंडन संस्कृति में बदलाव, अर्थात सामूहिक सोच से व्यक्तिवाद या सामुदायिक विचारधारा की ओर। मतलब जैसे डिवाइड हुआ ना, तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलूँ तो चेंज द फ्यूजन टू द फ्यूजन कल्चर, दैट इज फ्रॉम कलेक्टिव थिंकिंग टू इंडिविजुअलिज्म, है ना। जब एक साथ होते हैं, एक ही भाषाई के लोग रहते हैं, तो उनकी सोच विचारधारा एक जैसी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इनका स्टेट में डिवीजन हुआ, तो इंडिविजुअलिज्म में बढ़ावा मिला। इसको आप समझ पा रहे होगे कि अब मान लो एक बंगाली है और हिंदी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये अपने भाषाई विकास पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो जो व्यापक सोच था कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। यहाँ पे आपके हिंदू-मुस्लिम में बढ़ गया, है ना? तो फिर से एक-एक वर्ग है, अपनी भलाई के लिए देखेगा, ना कि ब्रॉडर स्वतंत्रता के लिए। तो उसी की बात कर रहा है। फिर क्या विभाजन का विरोध नहीं हुआ? विभाजन का विरोध हुआ था, और कुछ मुख्य नेता थे जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। कि बंगाल को विभाजित करने का सरकार का निर्णय दिसंबर 1923 में सार्वजनिक किया गया था। भले ही 16 अक्टूबर 1905 में एक्चुअल में हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी 1903 में। इस अवधि के दौरान नेतृत्व निम्नलिखित प्रदान किया गया। ये जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये आपके के मित्रा हैं, कृष्ण कुमार मित्रा, पृथ्वी, इसको पीसी राय बोलते हैं ना, पृथ्वीश चंद्र राय, पीसी रॉय। और कौन से तरीके अपनाए गए थे इसको रोकने के लिए,
अपनाए गए तरीके थे, सरकार को याचिकाएँ भेजी गईं, सार्वजनिक सभाओं में निंदा किया गया, है ना? ज्ञापन सौंपा गया, जैसे आज भी देखते हो आज ज्ञापन तो बहुत माध्यम है सरकार को अपनी बात बताने का। पैम्फलेट और हितवादी संजीवनी बंगाली जैसे समाचार पत्रों से भी प्रचार किया गया। तो ये हितवाद है, हितवादी, संजीवनी, है ना? बंगाली, ये जो पत्रिका थे उस टाइम फ़ेमस थे, ठीक है? अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे कि सांध्य है, युगांतर है, ये सब भी आएँगे। भारत और इंग्लैंड में शिक्षित जनमत के माध्यम से सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना ताकि अन्यायपूर्ण विभाजन को रोका जा सके। तो ये जो स्टेप उठाए थे ना इन्होंने 3-4, उसका पर्पज़ ये था कि इंग्लैंड में भी हमारे कुछ शिक्षित लोग रहते थे भारतीय, तो उनसे दबाव बनवाया जा सके और इस जो विभाजन है उसको टाला जा सके, ठीक है? लेकिन जब नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ आपका दिख गया कि भई अब तो 16 अक्टूबर को होने वाला है, तो फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, बहिष्कार के प्रस्ताव के पारित होने से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। मतलब बंगाल का विभाजन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है 16 अक्टूबर को, बट लगभग तैयारी चल रही होगी। तो वहीं पे ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है ताकि एक व्यापक तौर पे विरोध दिखाया जा सके। तो 7 अगस्त को क्या हुआ, लोग विभाजन के निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतर आए। वे टाउन हॉल में एकत्रित हुए और स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया, जिसने स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार किया, ठीक है? तो ये आता है स्वदेशी बांधव समिति कब गठित हुई, तो आपका आता है कहाँ पे? आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इस अवधि इस अवधि के दौरान कपड़ा, कागज़ और काँच जैसे स्थानीय उद्योग फले-फूले। कुछ उद्योग खोले इन्होंने, मतलब मैक्सिमम तो फ्लॉप हो गए, बट कुछ जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डेवलप हुए और कमर्शियल रूप भी धारण करे, जिसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। बट मोस्टली क्या था ना, आपके देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। बट मतलब बिज़नेस भावनाओं से तो नहीं चलता ना, बिज़नेस चलता है आपके एक्यूमेन से, आपके बिज़नेस क्या बोलते हैं स्टाइल से, तो वो नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो कपड़ा, कुछ-कुछ उद्योग फले-फूले बट व्यापक सफलता नहीं मिली थी। वकीलों ने बार काउंसिल से इस्तीफ़ा दिया और पंचायतों ने लोगों को शिकायतें सुननी शुरू कर दी। जैसे जो चीज़ आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखता है ना, उसके कुछ शुरुआती लक्षण यहाँ पे भी। वकीलों ने वकालत छोड़ी, है ना? काउंसिल का इस्तीफ़ा दिया, पंचायतों ने शिकायतें सुनी। महिलाएँ जो परंपरागत रूप से घर पर केंद्रित थी, विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएँ, जुलूस और पिकेटिंग, पिकेटिंग मतलब दारू को होता है ना, दारूबंदी, वो सब करने लगी, शराबबंदी में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गई। छात्रों की भूमिका क्या थी इस टाइम? शिक्षकों और छात्रों ने अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया। छात्र बड़ी संख्या में स्वदेशी का प्रचार और अभ्यास करने लग गए और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों की पिकेटिंग करने लगे हैं। वही जो क्या होते हैं, बंद करके सामानों को लूटने वाली बात। पुलिस ने छात्रों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया, उन्हें संबद्धता समाप्त करके या अनुदान रोककर दंडित किया गया। मतलब जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट भाग ले रहे थे, वहाँ पे अनुदान या फिर ग्रांट देना बंद कर दिया था, ठीक है? और उनको जो एफ़िलिएशन रहता है, मतलब मान्यता रहती है, वो बंद कर देंगे करके। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट के माध्यम से जो फल-फूल रहा था स्वदेशी आंदोलन, उसको दबाने की कोशिश की गई। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, है ना? तो क्या प्रभाव रहा? सितंबर 1904 से लेके सितंबर 1905, लगभग 1 साल के बीच कुछ मुफस्सिलों जिलों में बेचे गए ब्रिटिश कपड़े का मूल्य 5 से 15 गुना कम हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि डिमांड ही कम हो गई, है ना? इसका मतलब क्या, एक बार देख लीजिए, मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो 5 से 15 गुना तक जो कीमत थी, कम हो गई। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस, जो एक्चुअल डिवीज़न हुआ ना 16 अक्टूबर को, पहले घोषणा-वोषणा सब हो गई थी, तैयारी चल रही थी, तो इन्होंने विरोध किया। लेकिन जिस दिन हुआ, उस दिन क्या किया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है? मतलब डे ऑफ मॉर्निंग, है ना? डे ऑफ मॉर्निंग। लोगों ने उपवास रखा, रसोई चूल्हे पर आग नहीं जलाई गई, है ना? जैसे घर में कोई खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं चूल्हा नहीं जलता उनके यहाँ, तो ऐसी कुछ कार्रवाई यहाँ पे भी। कलकत्ता में हड़ताल की घोषणा की गई, लोगों ने जुलूस निकाले और नंगे पाँव चले। सुबह गंगा में स्नान किया, फिर वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर परेड की। लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे पर राखी बाँधी। हाँ, बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है, आज हम लोग राखी मना रहे हैं और मैं आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो एकता के रूप में क्या किया कि हम सब लोग साथ हैं, ये दिखाने के लिए राखी प्रतीकात्मक रूप में बाँधी गई। विशाल भीड़ द्वारा अमर सोनार बंगला गाया गया। ये जो था ना अभी, ये बांग्लादेश का राष्ट्र गान है। इसको लिखा किसने था?
इसको लिखा था गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? ये प्रश्न आता है, ठीक है? किसने लिखा है करके। तो क्या-क्या एक्टिविटी हुई यहाँ पे है, आप इसको शॉर्ट में लिख देंगे कि लोगों ने उपवास रखा और उस दिन रसोई चूल्हे पे आग नहीं जलाई गई। कलकत्ता में हड़ताल हुआ, लोगों ने नंगे पाँव जुलूस निकाला और गंगा में स्नान किया। लोगों ने एकता के रूप में एक-दूसरे पे राखी बाँधी, इस पॉइंट को ज़रूर लिखेंगे। और विशाल भीड़ ने क्या गाया? अमर सोनार बांग्ला, ठीक है? इसी दिन में बाद में एएम बोस, आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी, जो आपका वो चला रहे थे ना आपका, इन्होंने एक संस्था खोली थी जो सामाजिक सुधार का काम कर रही थी। एम बोस और एसएन बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। आनंद मोहन है ना, ऐसे आनंद मोहन नाम याद नहीं होगा तो। और यहाँ पे एसएन मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप लोग एसएन में क्या है। तो जनसभाओं को संबोधित किया जिसमें 50,000 से 75,000 लोगों की भीड़ जुटी। ये शायद अब तक राष्ट्रवादी बैनर के तहत आयोजित सबसे बड़ी जनसभाएं थीं। बैठकों के कुछ घंटों के भीतर आंदोलन के लिए 50,000 रुपए की राशि जुटाई गई। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो ये नरमपंथी आंदोलन था ना, वो धीरे-धीरे ब्रिटिश के ये जो रिएक्शनवादी अप्रोच थे उसके चलते विशाल होते जा रहे हैं। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था, एक पहला आंदोलन था जहाँ पे एक व्यापक तौर पे अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। और उसके बाद तो फिर जो आंदोलन हुए तो आप जानते ही हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन एक शुरुआत थी जहाँ पे इतनी भीड़ जुटी, है ना? लोगों को एहसास हुआ कि भई कुछ आंदोलन सा हो रहा है, ठीक है? अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे है स्वदेशी आंदोलन का। एक तो पूना, बॉम्बे, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन हो रहा है, बट बाकी नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। बंगाल में पूना में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, ठीक है? और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा के नेतृत्व में, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये लीडर के नाम याद रखेंगे, है ना? क्योंकि लीडर के क्या करेंगे, लीडर का नाम डाल देंगे और किस एरिया में इन्होंने समर्थन दिया था। या फिर सिंपल सा पूछ देगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन-किन नेताओं ने नेतृत्व किया, ठीक है? तो ये चिदम्बरम पिल्लई का नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आता। इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी शिपिंग कंपनी शुरू की थी, किसमें? 1906 में, ठीक है? जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कुछ कंपनियाँ स्टार्ट हो रही थी ना, तो ये जो चिदम्बरम पिल्लई है, उन्होंने स्वदेशी कंपनी स्टार्ट की थी। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। आंदोलन को विपिन चंद्र पाल के व्यापक व्याख्यान दौरे से भी गति मिली। ये बिपिन चंद्र पाल, तो आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हो? लाल बाल पाल, है ना? इन सब चीज़ों को इग्नोर मारिएगा, फ़ोटोज़ में कई बार क्या है, ये ढंग से आता नहीं। तो एनीवेज़ तो क्वेश्चन है एक तो, उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प उद्योगों के पुनरुत्थान में योगदान दिया। बिल्कुल, है ना? हमारा जो स्वदेशी आंदोलन था वहाँ पे तो यही था कि हम लोग लोकल गुड्स पे फ़ोकस करें। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, बट ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल वो था, इसी टाइम ही फॉर्म किया गया था, ठीक है? आगे आएगा वो फिर से। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फीचर क्या है हमारे स्वदेशी आंदोलन का, ये पूछ सकता है। तो पहला तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत पहला आंदोलन, ऐसा पहला आंदोलन था जो कि बहुत बड़ा व्यापक तौर पे हुआ, जिसमें बंगाल में भी दिखा, पंजाब में भी दिखा, दिल्ली में भी दिखा, पुणे में भी दिखा, है ना? बॉम्बे में भी दिखा। तो काफ़ी व्यापक था। व्यापक वर्ग संरचना, उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग तक सभी ने भाग लिया, जिससे यह केवल एक अभिजात्य आंदोलन से कहीं अधिक बढ़ गया, है ना? जनसंघट्य, नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके त्योहारों का आयोजन करके जनता को संगठित किया, हालांकि इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों का लगाव हुआ। एक्चुअली बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, गणेश पूजा हो गया, तो इन सब से क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक है वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं विरोधाभास है धर्मों में, है ना? तो उसके चलते क्या हुआ, थोड़ा अलगाव पैदा हुआ अल्पसंख्यकों में, जिसका बाद में हमें परिणाम दिखेगा। ये जो मैं आपको बोला था कि राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम भी इस टाइम विकसित हुआ। आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ के रूप में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना अरविंदो घोष को प्रिंसिपल बनाया गया है ना? तो ये याद रखेंगे कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई उस टाइम और अरविंदो घोष जो थे उनको प्रिंसिपल बनाया गया था।
15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये डेट याद रखेंगे, 15 अगस्त आने वाला है और यही क्वेश्चन हमने ऊपर में पढ़ा था, है ना? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी। शिक्षा देशी भाषाओं के माध्यम से दी जाने लगी। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बीआईटी बोल दो, है ना? बीआईटी से मैं ही पढ़ा हूँ बट मेरा वाला भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। देश भर में दर्जनों राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। ठीक है, तो ये सब फैक्ट हैं कुछ। तो क्या याद रखेंगे कि क्या विशेषताएं थी। तो शिक्षा के तौर पे काफ़ी विकास हुआ। शॉर्ट में अगर आप याद करेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो मेरा ये कहना है आप उसको थोड़ा मनन कीजिए ना। जैसे मैंने अभी जस्ट ये स्लाइड पढ़ा, तो इस स्लाइड का सार क्या है? इस स्लाइड के 2 ही सार हैं। पहला तो ये है कि कांग्रेस के द्वारा गठित किया गया एक बहुत व्यापक आंदोलन था, कौन-सा? स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन के तहत शिक्षा पे काफ़ी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्यक्रम आए। उनमें से पहला था कि 15 अगस्त 1906 को नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हुई, पहला। इसी आंदोलन के दौरान में क्या हुआ? बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए स्लाइड के खत्म होने के बाद। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं कि बहुत सारे नेशनल स्कूल खुले, जो भाषा है लोकल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया शिक्षा में, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, आप रियलाइज़ किया करें कि स्लाइड खत्म हुआ है तो कुछ तो हमने गेन किया है। उसके बाद क्या हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे स्वदेशी उद्यम मतलब कारखाने वो शुरू हुए, स्वदेशी एंटरप्राइजेज़। तो कौन-कौन से थे? आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वदेशी या देशी उद्यमों का स्थापना का प्रयास भी था। तो जैसे कि स्वदेशी कपड़ा मिलें, साबुन कारखाने, माचिस, चमड़ा उद्योग, बैंक, बीमा कंपनी, दुकानें। हालाँकि इनमें से कई उद्यम जिनके प्रवर्तक व्यावसायिक कुशलता की तुलना में देशभक्ति के जोश से अधिक संपन्न थे, लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके। कुछ अन्य जैसे कि आचार्य पीसी राय के बंगाल का केमिकल फैक्ट्री सफल और प्रसिद्ध हुए। जो मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत सारे जो उद्योग खोले गए वो सिर्फ़ जोश में खोल दिए गए थे, है ना? देशभक्ति, हम लोग स्वदेशी को बढ़ावा, लेकिन उनमें क्या था ना बिज़नेस एक्यूमेन नहीं था। जैसे यहाँ पे लिखा है कहाँ गया? बिज़नेस एक्यूमेन नहीं था, तो बहुत सारे बंद हो गए लेकिन एक जो फ़ेमस जो रहा ना वो याद रखेंगे पीसी रॉय। पीसी रॉय ने जो एक बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोली थी वो सफल रहा, ठीक है? तो इसके बारे में पूछ सकता है किसने खोला था बंगाल केमिकल फैक्ट्री? तो वो थे पीसी रॉय। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जिससे ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम हो और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ठीक है, अब आते हैं इसका कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? शायद सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक उल्लेखनीय था। जैसे कि राष्ट्रवादियों ने टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंदा दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि द्वारा लिखे गीतों से प्रेरणा ली। जो अमार सोनार बांग्ला है वो तो टैगोर जी ने ही लिखा था, जो विभाजन के दिन गाया गया। इस अवसर पर लिखा गया टैगोर का अमर सोनार बांग्ला बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेशा गीतम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। किसने लिखा था? सुब्रमण्यम भारती ने सुदेशा गीतम लिखा था इसी टाइम में। स्वदेशी का प्रभाव बंगाली लोक संगीत में भी देखा जा सकता था जो हिंदू और मुस्लिम ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय था। भारतीय परिकथाओं के संग्रह जैसे कि ठाकुर मार झूली दादी की कहानियां, जिसका मतलब ये बंगाली शब्द है, दादी की कहानियां प्रकाशित किए गए, है ना? तो ये याद रखिएगा कि ठाकुर मार झूली जो है किस टाइम प्रचलित हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ हमारे डेवलपमेंट हुए। अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर विक्टोरियन प्रकृतिवाद के प्रभुत्व को तोड़ा और मुगल अजंता और राजपूत चित्रकारी कारी से प्रेरणा ली। जो हमारी पुरानी चित्रकला थी ना अजंता की या फिर राजपूताना टाइम की, उससे प्रेरणा लेके उन्होंने नई चित्रकारी का विकास किया जो कि विक्टोरियन मतलब जो ब्रिटिश चित्रकारी की कला से थोड़ा डिफरेंट था। विक्टोरियन नेचुरलिज्म से थोड़ा अलग था। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस, इनका नाम आप सुने हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय, है ना? और अन्य ने मौलिक अनुसंधान का नेतृत्व किया जिससे दुनिया भर में प्रशंसा हुई। तो इन दोनों का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली पढ़ क्या रहे हैं? अगर मेंस में आता है कि क्या विकास हुए तो आपको क्या करना है, अलग-अलग क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुए, जैसे कि स्वदेशी उद्यम आए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, आपके सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ? तो सांस्कृतिक प्रभाव में आप बताएँगे रवींद्रनाथ टैगोर या आपके सुब्रमण्यम भारती, है ना?
कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा इन सबको, ठीक है। ये प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैं आपको नहीं कराऊँगा, क्योंकि ना ये पता नहीं आपको ये होना चाहिए नहीं, बट इसका आंसर ये दोनों बस करेक्ट थे। ये आया था यूपीएससी में, ठीक है? ये वाला प्रश्न है। थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आप इग्नोर कर सकते हो। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को प्रेरित किया। इसको किसने लिखा था बोल रहा है? तो आप जानते हैं रवींद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, तो ये जो राष्ट्रवाद था उसका कला और राष्ट्र ये जो स्वदेशी आंदोलन है उस टाइम एक जो नंदलाल बोस थे उनका भी नाम आता है, उसको पढ़ लेते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी की ब्रिटिश नमक के विरोध में गिरफ्तारी के अवसर पर बोस ने गांधी की एक लाठी के साथ चलते हुए एक सफ़ेद पर काला लिनोकट प्रिंट बनाया, मतलब पूरा ब्लैक वो है, उस पे गांधी जी का फ़ोटो बनाया था किसने? नंदलाल बोस ने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत सरकार के पुरस्कारों, जिनमें भारत रत्न और पद्मश्री भी शामिल है, के प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए भी प्रसिद्ध रूप से कहा गया है ना। मतलब जो नंदलाल बोस हैं, स्वतंत्रता के बाद जो भारत रत्न ये सब बना ना, उस सब का डिज़ाइन बनाने के लिए भी उनको नेहरू जी ने चुना था। अपने छात्रों के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि को सुंदर सजाने का ऐतिहासिक कार्य किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंदलाल बोस का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने जो हमारा संविधान की मूल प्रति है उसको भी डेकोरेट किया था। नंदलाल बोस ने भारतीय कला पर एक प्रमुख छाप छोड़ी। 1907 में स्थापित भारतीय प्राच्य कला समाज द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता, इंग्लिश में बोलें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके पहले स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, ठीक है। मैं मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है अपना मुस्लिम पार्टिसिपेशन कैसा था इस आंदोलन में? मुस्लिम पार्टिसिपेशन, कुछ मुस्लिमों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, जैसे कि बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी आज़ाद, जो क्रांतिकारी आतंकवादी समूह में से भी शामिल हुए। हालांकि अधिकांश उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमान या तो दूर रहे या फिर नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें मुस्लिम बहुल ये पूर्वी बंगाल मिल रहा था, है ना। तो देखिए जो सांप्रदायिकता की जो आग थी ना वो लग चुकी थी, ठीक है। बहुत सारे मुसलमानों ने भाग नहीं लिया क्योंकि उनको एक ऐसा एरिया मिल रहा था पूर्वी बंगाल के तौर पे जहाँ पे वो क्या बोलते हैं मेजॉरिटी में थे, है ना। आंदोलन मुस्लिमों विशेषकर रूप से मुस्लिम किसानों का समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि फूट डालो और राज करो की सरकार की सचेत नीति, कुछ स्थानों पर वर्ग और समुदाय का ओवरलैप, मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि अंग्रेजों ने जो फूट डालो की नीति थी ना वो सक्सेसफुल रही, तो ज़्यादा अच्छा समर्थन नहीं मिला। सरकारी हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग को एक कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में खड़ा किया गया, ठीक है। सामाजिक आधार इसका देखते हैं, कौन-कौन से सामाजिक वर्गों ने इसमें भाग लिया? क्योंकि आपको याद है ना जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये राजाओं के बारे में, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप राजाओं को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हो आप? सामाजिक कैसा था उस टाइम, धार्मिक या फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? वैसे ही जब आप इन चारों आंदोलन को पढ़ोगे, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपको कौन-कौन भाग लिए वो भी देखना है। हमने ये चीज़ 1857 में भी देखा था कि बहुत सारे वर्ग लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो 1905 में क्या कंडीशन थी, सामाजिक आधार कैसा था इस आंदोलन का, वो देखते हैं कि आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तारित होकर इसमें शामिल हुआ। जमींदार के कुछ वर्ग, छात्र, महिलाएं और शहरों कस्बों में निम्न मध्यम वर्ग ने भाग लिया। अब तक अछूते रहे छात्र, महिलाएं, शहरी और ग्रामीण आबादी के कुछ लोग भी भागीदार बने। पूर्वी भारतीय रेलवे जैसे कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में हड़ताल का आयोजन करके मजदूर वर्ग की आर्थिक शिकायतों को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। मतलब जो रेलवे में काम कर रहे थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत साथ दिया। आंदोलन का मूल्यांकन करें तो निष्क्रियता में धीरे धीरे गिरावट के बावजूद अ, आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास में एक मोड़ है, क्योंकि इसके बाद ही बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए। यह कई मायनों में एक छलांग साबित हुआ, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीप फॉरवर्ड, मतलब एक बड़ा कदम था। पुराने जो इंडिविजुअल आंदोलन थे उसके मुकाबले एक बड़ा ही उछाल था आंदोलन में। आंदोलन की समृद्धि केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान उद्योग में भी था, जो हमने ऊपर में देखा। लोग निद्रा से जागृत हुए, अब उन्होंने साहसिक राजनीतिक स्थिति, मतलब अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू किया। स्वदेशी अभियान ने औपनिवेशिक विचारों और संस्थानों के प्रभुत्व को कमजोर किया और भविष्य के संघर्ष से ने प्राप्त अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। जो 1857 की क्रांति थी उसमें बहुत सारे लोग भाग नहीं लिए थे, तो उससे बहुत कुछ सीखा, है ना।
और उसके बाद फिर पढ़ते हैं हम ना। अब ये तो पहला पार्ट खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं गरमपंथी वर्सेस नरमपंथी, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।